Okay, so Bacha Party, we were looking at the French Revolution part here. फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा कि कैसे फ्रांस में तीन स्टेट्स थे, क्या क्या थे? द स्टेट नोबलमैन, क्लर्गीमैन एंड द पीजेंट्स, पीजेंट्स या वर्कर्स। ठीक है, ये तीन क्लास था। नोबलमैन और क्लर्गीमैन ही पूरे सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे थे एंड दे वर बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग द पीजेंट्स कंटिन्यूअसली। तो ये पीजेंट्स का कंटिन्यूअस एक्सप्लॉइटेशन होता रहा। देयर वाज अ कंटिन्यूअस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दीज पीजेंट्स बिकॉज ऑफ व्हिच दे हैड ऑलमोस्ट गिवन अप। ठीक है, सो अभी धीरे धीरे रिवोल्ट का सिचुएशन, अभी धीरे धीरे लोगों के पास थोड़ा पैसा आने लगा, लोग एडुकेटेड होने लगे, और जब लोग एडुकेटेड होने लगे तो पूरे सिस्टम के ढांचे को दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। ठीक है, एंड दैट्स व्हेन रेवोल्यूशन हैपेंड। तो कैसे बॉर्बन डायनेस्टी में लुई 16 जब उन्होंने टेक ओवर किया तो सरकारी खजाना ऑलमोस्ट पूरा का पूरा खाली हो चुका था विद द नंबर ऑफ वॉर्स दैट इट हैड फॉट। फ्रांस का दूसरे देशों पे बहुत बड़ा कर्जा हो चुका था। फ्रांस हैड एक्चुअली बीन इन्फ्लुएंशियल इन freeing up 13 nations under the British Empire. So there was a lot of cost that had incurred during these wars, because of which France's entire treasury was empty. And in order to make sure that the treasury was filled, more and more taxes were imposed on the common people. This increased their hardship. ठीक है, तो इसीलिए माहौल बन रहा था। माहौल किस चीज का बन रहा था? माहौल बन रहा था आपका एक रेवोल्यूशन का। लोगों के पास खाने को नहीं थे, बैड हार्वेस्ट हुआ था, प्लस आपका गवर्नमेंट का टैक्सेस बढ़ता जा रहा था, चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही थी, और रोज ये जितने भी किंग्स आ रहे थे, इनके जो feudal lords थे, they were also imposing higher taxes. So these were the things that were creating an unrest amongst the public. Okay, the outbreak of the revolution. So Louis 16, अभी हम देखेंगे कि revolution कैसे चालू हुआ। ठीक है, how do you think he could have gone about doing this? So Louis 16, in France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. ठीक है, तो मोनार्क मतलब किंग, तो कभी भी टैक्स इंपोज करना हो तो सिर्फ किंग इंपोज नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसा रूल था वहां पे। ठीक है, इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम, पहले के फ्रांस में, मतलब ओल्डर फ्रांस में, द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर, मोनार्क के पास पावर नहीं था टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, अपने ही विल पे वो ऐसा इंपोज नहीं कर सकता था। ठीक है, he had to call a meeting of the Estates General, तो सारे एस्टेट जनरल का उसको मीटिंग बुलाना पड़ता। ठीक है, he had to call a meeting of the Estates General. ठीक है, the Estates General was a political body to which the three estates send their representatives. तो एस्टेट जनरल क्या होता था? एक पॉलिटिकल बॉडी था। अभी आपने देखा कि तीन एस्टेट्स हैं, क्या क्या है? नोबलमैन, क्लर्गीमैन एंड द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स। ठीक है, तो ये एक असेंबली थी भाई साहब, ये एक सभा होती थी, और ये तीनों एस्टेट्स थे। तो यहाँ पे एस्टेट्स में सारे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे, किंग के साथ डिस्कशन होता था, फिर आपका टैक्स इंपोज होता था। जैसे आपके स्कूल में जब फीस बढ़ता है तो क्या प्रोसीजर है? आपको मालूम है क्या प्रोसीजर है? कल को प्रिंसिपल ने बोला यार नहीं 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 तुम्हारा फीस बढ़ाना चाहिए, बढ़ा देंगे। पेरेंट्स बोलेंगे अरे हम तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कब आप फीस बढ़ाएंगे, आपने इतनी कम फीस रखी हुई है, हमको झिझक आता है पे करने में, ऐसा। तो व्हाट इज द प्रोसीजर? अरे कुछ तो खबर रख लिया करो दुनिया की है, बस खाओ पियो ऐश करो, हमको हमारा फीस तो कोई और भर रहा है, हमको क्या। ट्राई एंड अंडरस्टैंड ना कि आप स्कूल जा रहे हैं तो उसका एक फीस तो लगता है ना। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इंक्रीजिंग द फीस? व्हाट इज द प्रोसीजर? पीटीए मतलब जानते हैं क्या होता है? पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन होता है। ठीक है, आपके हर स्कूल में पीटीए होगा, पीटीए के साथ प्रिंसिपल का और स्कूल की बॉडी का मीटिंग होगा, तब जाकर वो अप्रूव होता है, उसके बाद ही फीस बढ़ता है। मतलब अगर आपने बिना पीटीए से कंसल्ट किए फीस बढ़ा दिया तो हंगामा हो जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे भी था। क्या ये समझ में आ रहा है? ये अगर किंग को ना टैक्स बढ़ाना है तो उसको एस्टेट जनरल्स के साथ मीटिंग करना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा कि भाई देखो सरकारी खजाना खाली हो गया है, ठीक है, इतने सारे वॉर्स हो गए,
ये मुसीबतें हैं तो टैक्स तो बढ़ाना ही पड़ेगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई ऐसे ही सपना आ गया टैक्स बढ़ाना है तो ऐसे नहीं बढ़ जाएगा टैक्स। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टैक्स द किंग वुड हैव टू कंडक्ट अ मीटिंग ऑफ द 3 Estates General, ओनली देन द टैक्स कैन बी इंक्रीज्ड। क्या ये समझ में आ रहा है? यही प्रोसीजर है। तो इन फ्रांस of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. इसके इसके विल पे ही भाई साहब ये नहीं हो सकता था। He had to call a meeting of the Estates General. तो इनको भाई साहब मीटिंग बुलानी पड़ती थी किसकी? एस्टेट जनरल की। तो एस्टेट जनरल आपके क्या क्या थे? 3 एस्टेट जनरल थे भाई साहब आपके, है ना? तो इन 3 एस्टेट जनरल का मीटिंग बुलाना पड़ता था। The Estate General was a political body to which 3 estates sent their representatives. तो ये एस्टेट जनरल में तीनों अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे। जो देखो कोई भीड़ लेके नहीं जाएगा ना, है ना, इतनी बड़ी एक बॉडी है, तो उसमें से जो भी समझ लो जो मुखिया लोग होंगे वो जाएंगे, ठीक है, दे विल बेसिकली गो। ओके, मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द बॉडी। लेकिन ये जो डिसीजन है कि कब मीटिंग लेना है, ये सिर्फ मोनार्क डिसाइड करेगा। मोनार्क अलोन कैन डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614, ठीक है, 1614 में ये लास्ट हुआ था। 5th of May 1789 लुईस 16 called together an assembly of the Estates General। तो लुईस 16 ने भाई साहब असेंबली बुलाई एस्टेट जनरल की, ठीक है, टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस, नए टैक्सेस के लिए प्रपोजल पास करने के लिए। पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वुमेन वे डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। इनको भाई साहब असेंबली में डिनाई कर दिया एंट्री, ठीक है। लुईस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द एस्टेट जनरल टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वुमेन वे डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। इनको असेंबली में एंट्री डिनाई कर दिया गया। तो लुईस 16 ने जब असेंबली बुलाई टैक्सेस बढ़ाने के लिए, टैक्स किस पे लागू करेंगे आप? पीपल मतलब पीजेंट्स पे, है ना, पीजेंट्स, फार्मर्स, वर्कर्स पे। क्लर्गी मैन और नोबल मैन में तो कोई टैक्स इंपोज होता नहीं है, लेकिन जिन पे आप टैक्स इंपोज कर रहे हैं उनको ही आपने मीटिंग में आने से वर्जित कर दिया। तो किसको नहीं आने दिया आपने? पीजेंट्स को। किसको नहीं आने दिया? आर्टिजन्स को एंड वुमेन वे डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, ठीक है। तो ही कॉल द मीटिंग, मीटिंग उन्होंने कॉल किया और डिसीजन भी लिया टैक्स इंपोज करने का, लेकिन जिन लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज करना है उनको ही नहीं अंदर आने दिया, ठीक है, दे वर नॉट कॉल्ड। ओके, एस्टेट जनरल का मीटिंग चला भाई साहब, ठीक है। फर्स्ट एस्टेट जनरल 300 आर, सेकेंड एस्टेट जनरल 300 आर, ठीक है। थर्ड एस्टेट रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। फर्स्ट एस्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे? 300। सेकेंड एस्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे? 300। और थर्ड स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव आए थे? 600, रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस ऑफ एजुकेटेड मेंबर्स। और इसमें कौन लोग आए थे? जिनके पास पैसा है। यहां पे साधारण पीएंस और आर्टिसंस नहीं आए थे, यहां पे जो लोग आए थे वो पैसे वाले लोग थे। इस एस्टेट के तो लोग थे लेकिन पैसे वाले लोग थे, प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, जिनका वेल टू डू फैमिलीज था। तो टैक्स कैसे होता है कि अभी तक मैं 10 रुपए का टैक्स देते आ रहा हूं, कल ये 15 रुपए हो जाएगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 का 15 हो जाना, इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? इनको अपने 10 से 15 कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके ओके। वोटिंग पैटर्न, फर्स्ट स्टेट का देखो वोटिंग पैटर्न देखो क्या है। हर एक इंसान का एक वोट, ठीक है, फर्स्ट स्टेट 1 वोट, ठीक है। लुईस 16 was determined to continue the same practice। इन्होंने सेम प्रैक्टिस भाई साहब कंटिन्यू किया। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड फॉर अ न्यू वोटिंग पैटर्न। इन्होंने बोला कि नहीं यार, नया वोटिंग पैटर्न आना चाहिए, ठीक है। कोई चीज आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं उस पर डिसीजन एज पर वोटिंग होगा, तो आप वोटिंग पैटर्न को चेंज कीजिए। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड फॉर न्यू वोटिंग पैटर्न। This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract। तो रोज़ेयू ने जो बुक लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इन्होंने बोला कि यार फ्रांस में वोटिंग पैटर्न चेंज होना चाहिए। वोटिंग पैटर्न में उन्हीं लोगों को वोट देने का हक है जो प्रॉस्परस मेंबर्स ऑफ द नोबलमैन या क्लर्गीमैन हैं। तो अगर उन लोगों को ही वोट देने का हक है, हमारी जो समस्याएं हैं वो कभी भाई साहब डिस्कस ही नहीं होंगी, एक तरफा चलेगा। आपको जब मर्जी आप टैक्स लगाओगे, जब मर्जी आप टैक्स बढ़ाओगे, ठीक है। सो ये आपके ऊपर ही चलेगा, मतलब हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता ही रहेगा, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन, दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो रोज़ेयू ने फॉरवर्ड किया था। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स लाइक रोज़ेयू इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
Okay, so this was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. King rejected his proposal. ठीक है, तो किंग ने भाई साहब इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, वो वोटिंग का पैटर्न चेंज हो, ये सब उसने रिजेक्ट कर दिया. मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट. तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो बोल रहे भाई साहब हम ही पैसा भरेंगे, हमारे पैसों से तुम्हारी अय्याशियां होंगी, तो वी विल वॉकड आउट मतलब इसको हम नहीं मानते हैं, इन प्रोटेस्ट. सो मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पे ही ये टैक्स लागू होगा, थर्ड स्टेट को इतना टैक्स देना पड़ेगा. सो दे वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट. ठीक है, दे वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट 20th of June. तो ये माहौल बन रहा है कैसे धीरे धीरे. तो आपने देखा कि लुईस द 16 ने क्या किया, उन्होंने बोला कि टैक्स तो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारा सरकारी खजाना खाली हो गया है. अभी टैक्स बढ़ाने की जो प्रथा है वो बड़ी अजीब सी थी फ्रांस में कि स्टेट जनरल्स का मीटिंग तो बुलाएंगे लेकिन वोटिंग पैटर्न में सिर्फ जो बड़े लोग हैं उनका ही वोट लिया जाएगा. ठीक है, और पीजेंट्स को, आर्टिशंस को और वुमेन को उसमें एंट्री नहीं थी. ठीक है, तो ऑब्वियसली only educated prosperous members from the third state were sent as representatives in the meeting. So 300 representatives from the uh, noblemen first state, second state had come, and 600 representatives from the third state has come. But these 600 representatives were from well-to-do families. They were basically having good amount of money and education as well. ठीक है, तो जब ये आए तो ये पूरा मतलब इन्होंने बोला कि टैक्स बढ़ाना है, वोट हो गया, पास हो गया. तो पीजेंट्स ने बोला कि भाई हमारा तो कुछ सुना ही नहीं, सो दे वॉकड आउट. ठीक है, थर्ड स्टेट के लोगों ने इन प्रोटेस्ट में वॉकआउट कर दिया. 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. वर्सालिस बेसिकली किंग का कोर्ट हुआ करता था, राजमहल का एक पार्ट था वो. ठीक है, सो इंडोर टेनिस कोर्ट था वो, वहां पे टेनिस खेला जाता था. राजा महाराजा लोग या नोबलमैन लोग टेनिस खेलते थे, तो सबके सब वहां पे जमा हो गए. in an indoor tennis court. They assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. Declared themselves as National Assembly. इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? We are a part of the National Assembly. Swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. और उन्होंने बोला कि हम यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक, ठीक है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले. Swore not to disperse. हम तब तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना कर ले. टिल द टाइम वी डोंट ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का पर्पस क्या है? हमारे जो मोनार्क है उनके पावर्स को लिमिट करना, जो राजा है उनके पावर्स को लिमिट करना. ठीक है, वी विल बी देयर टिल an assembly is drafted. Swore not to disperse. हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक we have not drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. हमारा पर्पस यही है कि मोनार्क के पावर्स को लिमिट करना. ठीक है, मोनार्क के पावर्स पे या इच्छाओं पे एक प्रतिबंध लगाना. ठीक है, दैट इज आवर पर्पस. दे वर लेड बाय मिराबियू एंड एबिसाइज. ये दोनों लोग थे जिस जो इसको लीड कर रहे थे, मिराबियू एंड एबिसाइज. ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, 20th June का ये जो हुआ. ठीक है, ये जो वाकया हुआ इसको लिख लीजिए. दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन द 20th of June. मिराबियू एंड एबिसाइज वर द लीडर्स.
देखिए आप, डन डन डन। ओके, तो मिराबियो, हु वाज मिराबियो, वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली। ये बेसिकली इन्होंने पीजेंट्स का कॉज लिया था, गरीबों का कॉज इन्होंने फाइट किया था उसके लिए। बट ही वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली, ही वाज बोर्न इन नोबल फैमिली, ही वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। ठीक है, इनको मालूम था कि एक ऐसा सोसाइटी जिसमें, ही वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल प्रिविलेजेस मतलब क्या होता है? मैं राजा की फैमिली में पैदा हुआ हूं तो मैं भी राजा ही बनूंगा, मेरे को भी वो सारे फैसिलिटीज मिलेंगे। आई विल बी एंटाइटल्ड टू ऑल दोज फैसिलिटीज दैट हैव बीन रिसीव्ड बाय माय फैमिली। ठीक है, फ्यूडल प्रिविलेजेस। जस्ट बाय माय बर्थ आई एम एंटाइटल्ड टू रिसीव दोज प्रिविलेजेस वेदर और नॉट आई क्वालिफाई टू बेसिकली रिसीव देम। मैं राजा बनने के लायक हूं या ना हूं, लेकिन क्योंकि मेरा पैदाइश एक राजा के फैमिली में हुआ है तो मैं राजा बन गया, हायरार्कियल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भले ही नोबलमैन फैमिली में थे, लेकिन ये इस चीज को बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, ही बॉट आउट अ जर्नल, इन्होंने जर्नल लाया, जर्नल मतलब एक मैगजीन टाइप का। डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्सालिस, और इन्होंने बहुत पावरफुल स्पीचेस दिए। ठीक है, उन्होंने एक जर्नल लाया और बहुत पावरफुल स्पीचेस दिए टू कन्विंस द पीपल इन द क्राउड। ठीक है, लोगों को कन्विंस करने के लिए इन वर्सालिस में। ठीक है, ओके। एबिसाइस जो दूसरे थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया? एबिसाइस वाज ओरिजिनली अ प्रीस्ट। अभी देखो, जिन्होंने लीड किया वो बेसिकली नोबलमैन और क्लर्गीमैन के फैमिलीज को बिलोंग करते थे। उनको दिख रहा था कि साफ साफ इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ठीक है, तो ही ऑल्सो बिलोंग टू द, ही वॉज ओरिजिनली अ प्रीस्ट। तो कौन से फैमिली को बिलोंग करते हैं? क्लर्गीमैन के फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। ही वॉज ओरिजिनली अ प्रीस्ट, रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो उन्होंने एक पैम्पलेट फ्रेंच भाषा में लिखी थी, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट है क्या। ठीक है, फॉल ऑफ बैस्टाइल, यहां पे भाई साहब एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ बैस्टाइल में। ठीक है, सो नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्सालिस ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये पूरी नेशनल असेंबली कहां पे थी भाई साहब? वर्सालिस में, टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में। रेस्ट ऑफ फ्रांस सीट विथ टर्मोइल, तो बहुत टर्मोइल में। तो नेशनल असेंबली तो अपना भाई साहब वर्सालिस में क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है। ठीक है, रेस्ट ऑफ फ्रांस सीट्स विद टर्मोइल, तो ये ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग गया जहां पे किंग के पावर्स को कट डाउन किया जाए। ठीक है, और इधर रेस्ट ऑफ फ्रांस सीट्स विद टर्मोइल, बाकी का फ्रांस भाई साहब पूरा अफला तफली में आ गया। यार इतना टैक्स बढ़ रहा है, पहले से ही हम इतना टैक्स दे रहे हैं कि हम अपने बच्चों को ठीक से खिला नहीं पा रहे, ऊपर से इन लोग और टैक्स इंपोज करने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ फ्रांस सीट्स विद टर्मोइल, सिवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट, बहुत बुरा हार्वेस्ट सीजन हुआ था उसमें। ठीक है, प्रिंस ऑफ ब्रेड रोज, ठीक है, प्रिंस ऑफ ब्रेड, प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, सॉरी। ठीक है, तो आपका ब्रेड का प्राइस बढ़ गया था, बैड हार्वेस्ट हुआ था। बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। होर्डिंग सप्लाई मतलब क्या होता है? देखो, अभी समझो ये ब्रेड है, ठीक है, और इतने सारे लोग हैं, है ना। समझ लो मेरे पास 10 किलो का ब्रेड है। ब्रेड हमारा स्टेपल डाइट है वहां के, रोटी और चावल जैसे हमारा स्टेपल डाइट होता है, फ्रांस में ब्रेड वाला स्टेपल डाइट। नाउ लेट्स से 10 kg, 10 kg मतलब 10 फैमिली को मैं दे सकता हूँ एक एक केजी, है ना, 10 फैमिलीज। अभी भाई साहब इसका मेरे पास सप्लाई कम है, मेरे पास 50 फैमिलीज हैं, लेट्स से एक प्रोविंस में 50 फैमिलीज हैं। तो मैं क्या करूंगा? अभी 10 kg का प्राइस कितना है? 100 रुपीज है 10 kg का प्राइस। ठीक है, तो मैं दुकान बंद कर दूंगा और बोलूंगा ब्रेड है ही नहीं भाई, क्या करें भाई साहब, बहुत परेशानी है, ये है वो है, दुकान बंद। ये जो 50 फैमिलीज रहते हैं, इन्होंने एक दिन खाना नहीं खाया है, दूसरे दिन खाना नहीं खाया है, पागल हो जाएंगे ये, है ना। तब क्या करेंगे भाई साहब? तब ये बोलेंगे जितने में है उतने में ही सही। यही चीज मैं अभी 500 में बेचूंगा, लोग खरीदेंगे इसको, है ना। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं होर्डिंग सप्लाईज। जब सप्लाई की इस चीज की कमी होती है तो जबरदस्ती दुकान वाले बोलते हैं कि अरे सप्लाई नहीं आ रहा, माल ही नहीं आ रहा, दबा देते हैं माल को। तो लोग यार अरे बेचैन हो जाते हैं। फिर जो बंदा आपको उस चीज के लिए 100 रुपए देने वाला था, अभी वो 500 रुपए देने में भी रेडी हो जाएगा, बिकॉज नहीं मिल रहा है उसको, ही इज रेडी टू पे अ हायर प्राइस। दिस इज कॉल्ड होर्डिंग सप्लाईज। ठीक है, ये इंटेंशनली किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में एक्चुअली सप्लाई नहीं है, मार्केट में सप्लाई कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सप्लाई है ही नहीं, लेकिन इसको होर्डिंग सप्लाईज। ठीक है, आपने देखा था कोरोना के टाइम पे एक मास्क जो आता है आपका 10 रुपए में, 150-150 रुपए में बिका है। एक हैंड सैनिटाइजर जो 10-15 रुपए में मिल जाता है, उस टाइम पे 200 रुपए में बिका है। ठीक है, तो ऐसे लोग फायदा उठाते हैं।
बाय होर्डिंग सप्लाईज। हैंड सैनिटाइजर 200 रुपए में, 15 रुपए में हम उसको आज फेंक देते हैं। 10 रुपए का एक मास्क उठाकर फेंक देते हैं। 150 200 रुपए में एक मास्क आया है, ठीक है। तो ये होर्डिंग सप्लाईज की बात होती है, ठीक है। बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोरोना के जस्ट पहले मैंने मेरा लैपटॉप खराब मतलब पुराना हो चुका था, तो मैंने डिसाइड किया कि लैपटॉप लेना है, ठीक है। मैं लैपटॉप में गया, एचपी के लैपटॉप में गया, मेरे को जो चाहिए था वो अप्रोक्सीमेटली 45,000 या 50,000 में मुझे मिल रहा था, ठीक है। अचानक से लॉकडाउन हुआ, मैं नेक्स्ट वीक लेने ही वाला था और लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया, मैं सोच रहा हूँ अभी खुल जाएगा, कभी खुल जाएगा, जब भी खुल जाएगा। मैं उनको फोन कर रहा हूँ, वो बोले हाँ खुल जाएगा सर, क्या है, बीमारी चल रही है, 1 2 हफ्ते में खुल जाएगा। ऐसा करते करते 6 7 महीने जब हो गए, 6 7 महीने बाद जब मैंने उनको फोन किया, बोला सर जो लैपटॉप आप लेना चाहते थे वो मार्केट में बहुत मुश्किल से मैं आपके लिए अवेलेबल कराना चाहता हूँ, लेकिन वो 2 लाख में मिलेगा, ठीक है। ऐसा कैसे? क्योंकि धनाधन वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ, कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम चालू किया, और जब वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ तो लोगों को लैपटॉप देना पड़ेगा, और धड़ाधड़ बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे इनके पास, तो इनके पास सप्लाई नहीं था उतना। तब इन्होंने फटाक से ऊपर कर दिया, इन्होंने देखा कि भाई साहब अभी तो लैपटॉप पे ही काम चलेगा, वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ, ठीक है। सो इन्होंने वो चीज जो आराम से 40 45 में मिल रहा था उसका 2 लाख कर दिया, ठीक है, बिकॉज दे सॉ दैट प्राइस राइज। इसको हम बोलते हैं होर्डिंग सप्लाईज। मतलब मार्केट में थोड़ा सा सप्लाई का एडवांटेज लेते हुए मैंने ये 100 रुपए की चीज 500 रुपए कर दी, ठीक है। सो बेकर्स एक्सप्लॉइटेड, इससे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता है। स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी। तो आपने देखा कि ब्रेड स्टेपल डाइट था, लेकिन लंबी लाइन लगी रहती थी, तो एक ब्रेड मिल जाए, ठीक है, फैमिली को खिलाना है, ठीक है। क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। अभी जो वुमेन है ये बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि बच्चे भूखे जा रहे हैं, इनके बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो दे स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। ये भाई साहब शॉप्स में स्टॉर्म कर गई, मतलब शॉप में लूट मार, ठीक है, लूट मार इन्होंने मचा दी। करना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। अभी किंग ने अपने आर्मी को पेरिस में वापस बुला लिया, वही आर्मी जो बाहर लड़ाइयां लड़ रही थी उसको बुलाकर पेरिस में इंस्टॉल किया, ठीक है। 14th of July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. तो उन्होंने पूरे बैस्टाइल को खराब कर दिया, ठीक है। बैस्टाइल बेसिकली फोर्ट था, बैस्टाइल वाज अ फोर्ट, ठीक है। तो एजिटेटेड क्राउड मतलब ये जो क्राउड था ये इतने गुस्से में आ गया कि इसने पूरे बैस्टाइल को तहस नहस कर दिया। कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, ठीक है, that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. अभी देखो, जब बहुत बड़े पैमाने पे लड़ाइयां होती है ना, ठीक है, तो उस टाइम पे एक किसी ने अफवाह फैला दी कि अभी ये किंग ने क्या किया है, इन्होंने डकैतों की डकैत मतलब समझते हैं ना, जो लोग लूट मार करते हैं, इन्होंने एक फौज बनाई है, और ये जाकर हमारे जो खेत के फसल है उनको काट देंगे, खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ठीक है। दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मेनोर, लॉर्ड्स ऑफ द मेनोर मतलब जो भी आपके लॉर्ड्स हैं, किंग हैं, ठीक है, हैव हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स। बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स मतलब डकैतों की फौज हायर की है, who were on their way to destroy the ripe crops। हमारे जो फसल है उसको काटने में आ रहे हैं वो दौड़ते हुए। Peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked shuttocks, ठीक है। तो peasants ने अभी क्या किया, अभी इनके पास तो तलवार बंदूक था नहीं, इनके पास जो उनके फार्मिंग इक्विपमेंट्स थे, हल वगैरह लेकर ये निकल पड़े, ठीक है, वही उन्होंने अपना बना लिया, ठीक है। कास्टल और स्टेली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबलमैन, ठीक है। तो यहाँ पे ये शटॉक्स मतलब जो जहां पे किंग और नोबलमैन रहते थे उनकी तरफ ये दौड़े इन सब चीजों को लेकर। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन, जो ग्रेन इन्होंने छिपा के रखा था इसको पूरा लूट मार मचा दिया। बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेनोरियल ग्रेन। मेनोरियल ग्रेन क्या होता था, हर किसान को अपना थोड़ा बहुत हिस्सा वहां पे रखना पड़ता था, दैट इज कॉल्ड मेनोरियल ग्रेन। सारा रिकॉर्ड जला दिया उन्होंने, ठीक है। अभी पूरे बगावत पे आ गई थी। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स। अभी नोबल्स लोग देखा भाई हमारे जान को खतरा है, वहां से भागो, ठीक है, दे फ्लेड देयर होम्स। मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। बहुत सारे लोग नेबरिंग कंट्रीज तक भाग गए, ठीक है, दे फ्लेड फ्रांस इटसेल्फ। तो ये टेनिस कोर्ट ओथ था, प्रिपरेटरी स्केच फॉर अ लार्ज पेंटिंग बाय जैक्वेस लुइस डेविड। द पेंटिंग वाज इंटेंडेड टू बी हंग इन द नेशनल असेंबली। तो ये आपका टेनिस कोर्ट में जो हुआ था इसको नेशनल असेंबली में हंग करने का फैसला किया गया, ठीक है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर